Hello everyone. From today onwards, we will start with our new series named Reasoning. Reasoning by Ayush Agarwal. Reasoning by Ayush Agarwal. In this subject, I will start with the chapter named Dice, and this will be useful. This chapter will be useful for UP, UPSC, CSET, state, PCS, banking exams, police services exam, and etc. Let's start with the chapter named Dice. To start with the chapter Dice, first of all we have to understand what is dice. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइस होता क्या है. तो डाइस क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ क्यूब. यह एक तरह का क्यूब है विच हैव 6 different values ranging from 1 to 6. जैसे यह एक डाइस है जिसे हिंदी में हम पासा भी बोलते हैं. इसमें दे रखी है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो ये स्लैश के राइट साइड में होता है ये बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रंट फेस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो डाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेपर में डाइस का जो फॉर्मेट है वो कितने प्रकार के होते हैं. तो डाइस जो होता है पेपर में वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है क्लोज्ड डाइस, एक होता है ओपन डाइस. क्लोज्ड डाइस कुछ नहीं, जो हम नॉर्मली लूडो खेलते समय देखते हैं, जो क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट आता है, उसे ही हम क्लोज्ड डाइस बोलते हैं. और जब इसे हम ओपन कर देते हैं तो वो ओपन फॉर्म का डाइस हो जाता है. ये इसकी ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म ऑफ द गिवन डाइस. अब फिर जब हम बात करते हैं तो क्लोज डाइस में ही 2 तरह के क्लोज डाइस जो होता है वो भी हमारा 2 तरीके का होता है. एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है हमारा नॉर्मल डाइस. स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ डाइस whose opposite face sum is equal to 7. मतलब जैसे ये एक डाइस है, यह एक पासा है. ठीक है. इसके अपोजिट फेस जैसे 2 है तो 2 का अपोजिट फेस कौन सा होगा? ये वाला. तो इसकी वैल्यू 5 होगी. 5 कब होगी? जब ये एक मानक पासा होगा या स्टैंडर्ड डाइस होगा. ठीक है. अब हम नॉर्मल डाइस के बारे में बात करते हैं. नॉर्मल डाइस इसका बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है. जैसे इट इज़ ए टाइप ऑफ डाइस
whose opposite face sum is not equal to 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं, बस ये जैसे ये एक डाइस है, यह एक पासा है। अगर इसमें दो वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी वैल्यू आ सकती हैं वो। अगर यहाँ पर इन दोनों का सम अगर 7 के बराबर नहीं है तो ये नॉर्मल डाइस कहलाएगा। बस अब हम बात करते हैं क्लोज डाइस को ही आगे हम लेके चलते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं डाइस से रिलेटेड उन पे बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। जो पहला टाइप वन व्हेन ओनली वन position of a dice is given। मतलब जैसे ये डाइस दे रखा है, ठीक है, ये और हमसे पूछा गया है डाइस में हमेशा एक तरह का ही क्वेश्चन बनेगा, फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू द गिवन वैल्यू। तो ये पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। मतलब 2, 4 और 5, बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या है? ये 1 है। 4 के अपोजिट क्या होगा? 3। 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। और ये नॉर्मल डाइस है, ये नॉर्मल डाइस है। क्यों? क्योंकि 2 और 1 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 7 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, टाइप 2। हम बात करते हैं टाइप 2। टाइप टू क्या होता है? क्या है? व्हेन टू पोजीशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन। मतलब क्या है कि एक डाइस एक ही है पर हमने उसे दो एंगल से या डिफरेंट एंगल से देखा है। डाइस एक ही है पर हमने उसे डिफरेंट एंगल से देखा है। जैसे 5, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 2। और जब हम इस टाइप की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट तरह के केस बनते हैं। केस पहला, जब व्हेन ओनली वन वैल्यू इन बोथ द पोजीशन इज कॉमन। मतलब ऊपर वाले का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है? ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है? ये 5, 3, 1, 3, 4, 2।
ये स्टेटमेंट ये बोल रही है व्हेन ओनली वन वैल्यू इन बोथ द पोजीशन इज कॉमन, मतलब इनमें देखना है कि इनमें कौन सी वो वैल्यू है जो कॉमन है। 3। अब इसे सॉल्व करने का तरीका, इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछ लिया जाएगा फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। जैसे 3 के अपोजिट बताओ क्या है, 5 के अपोजिट बताओ क्या है, 4 के अपोजिट बताओ क्या है, अपोजिट बताना है क्या आएगा। तो जो केस 1 है ना, उसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं जो हमें याद रखना है जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टेप 1 क्या है, एनसर्कल द वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ पोजीशन, एनसर्कल द वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ पोजीशन। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू थी जो कॉमन थी, 3 थी, हमने उसे एनसर्कल कर लिया। अब स्टेप 2, हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो कभी नहीं भूलेंगे हम। तो स्टेप 2 क्या है, फ्रॉम एनसर्कल्ड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जैसे हमने ये एनसर्कल किया तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, अब स्टेप 3, राइट द वैल्यू in same manner in the form of equation, मतलब इसी सेम मैनर में हमें वैल्यू लिखनी है। तो 3, 5, 1 और यहाँ से 3, 2, 4। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दे रखी नहीं है और वो 1 से 6 के बीच में आती ही आती है। स्टेप 4, फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम both the equation, find out the value from both the equation, find out the missing value from both the equation which range from 1 to 6, अब हमें देखना है हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 3, 5, 1, 3, 2, 4। अब इसमें कौन सी वैल्यू है जो हमारे इन दोनों इक्वेशन में नहीं है, वो है 6 और वो हमें इसके आगे लिख देनी है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1 आ गया।
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ किसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट आया 6। अब पूछा हुआ 5 के अपोजिट और 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या है 2, 4 के अपोजिट क्या है 1। ये हमारा केस 1 है। टाइप 2 का केस 1 है जब हमारा व्हेन हमें ओनली वन वैल्यू इन बोथ द पोजीशन इज कॉमन। अब हम केस 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केस 2 की। केस बी क्या होगा, व्हेन 2 पोजीशन ऑफ सेम डाइस is given but there is 2 common value in both position। मतलब इसका, इस स्टेटमेंट का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट का कुछ नहीं, जैसे ये डाइस सेम है पर हम उसे 2 अलग अलग एंगल के थ्रू देख रहे हैं, 2 अलग अलग एंगल के थ्रू देख रहे हैं। डाइस क्या है, डाइस सेम है पर उसे हम 2 अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। तो ये 2 पोजीशन है, पोजीशन 1, पोजीशन 2। अब इसमें क्या है, इसमें 2 कॉमन है। केस बी में इसमें जो है 2 कॉमन है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन, स्टेप 1, सेलेक्ट द वैल्यू which is not common in both position। सेलेक्ट करनी है हमें वो वैल्यू जो इन दोनों में ही कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में, इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं नीचे, छः 3 2 1 3 6। अब इसमें कौन सी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन नहीं है, 2 और 1। तो जो ये अनकॉमन वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वेशन में, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो 2 अपोजिट टू 1, 1 अपोजिट टू 2। अब बचा क्या है, बचा ये है, ये 2 वैल्यू बची हैं। तो 2 वैल्यू 3 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इनके अपोजिट क्या आ सकता है, इनके अपोजिट 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हम इस केस में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 3 के अपोजिट 4 होगा या 5 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा या 5 होगा। हाँ, पर ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 1 है और 1 के अपोजिट 2 है। अब हम अपने केस 3 पे चलते हैं। केस 3 पे, केस सी, when 2 position of same dice is given but none of the values
आर कॉमन इन बोथ पोजीशन। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या तात्पर्य है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। 1 2 3 4 5 6, ये दो डाइस एक ही है, पर दो पोजीशन, दो एंगल से हम उस डाइस को देख रहे हैं। और दोनों के केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन इसमें भी सेम ही बनेगा। फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। अब गिवन वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, एक हो सकता है, एक के अपोजिट बताओ क्या होगा, दो के अपोजिट बताओ क्या होगा, तीन के अपोजिट बताओ क्या होगा, ऐसे ही चार के अपोजिट बताओ क्या आएगा, पाँच के अपोजिट बताओ क्या आएगा, छः के अपोजिट बताओ क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ नहीं, सिंपली हम कह सकते हैं जो ये वैल्यू दे रखी है इसमें 1 2 3, वो हमेशा इनके अपोजिट होंगे। मतलब 4 5 6। क्या तात्पर्य है मेरा इससे, क्या इस बात से कहने से मेरा क्या तात्पर्य है कि एक के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। दो के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तीन के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे ही 4 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा क्लोज डाइस ख़त्म होता है। क्लोज डाइस पे इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इतने ही फॉर्मेट हैं, इतने ही पैटर्न हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन एक ही आएगा कि बताओ गिवन वैल्यू के अपोजिट क्या वैल्यू होगी। तो उसे हम इन 3 फॉर्म से डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने ओपन डाइस की तरफ, हम मूव करते हैं ओपन डाइस की तरफ। ओपन डाइस की तरफ हम अब मूव करते हैं। ओपन डाइस, ये हमारा एक ओपन डाइस दे रखा है। ठीक है, जब भी हम ओपन डाइस की बात करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम ओपन डाइस में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं और लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। और इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्वेश्चन इसमें भी सेम ही बनेगा। फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। अभी गिवन वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं, गिवन वैल्यू जैसे हमें दे दी 1 2 3 दे दी। अब हमें बताना है कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें। और हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन डाइस में जो ऑल्टरनेटिव पोजीशन होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ऑल्टरनेटिव पोजीशन,
the alternative positions are always opposite to one another। मतलब क्या है कहने का, एक का ऑल्टरनेटिव पोजीशन 3 है, दो का ऑल्टरनेटिव पोजीशन 4 है और 5 का ऑल्टरनेटिव 6 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक के अपोजिट क्या आएगा, एक के अपोजिट हमारा आएगा 3, दो के अपोजिट 4 और हमसे 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट 1। यह एक ओपन डाइस को सॉल्व करने का एक तरीका। ओपन डाइस सॉल्व ऐसे ही होगा, इसमें अलग अलग फॉर्म वो आ जाते हैं ट्रिक्स, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से देखते चलेंगे। एक ओपन डाइस का एक और फॉर्मेट है, जैसे ये है। तो क्वेश्चन इसमें भी वही बनेगा, फाइंड आउट द वैल्यू अपोजिट टू गिवन वैल्यू। गिवन क्या दे सकते हैं बताओ, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा और ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका, जब भी हम ऊपर डाइस की बात करें तो ऊपर से टॉप टू बॉटम हमें चलना है, टॉप टू बॉटम चलना है, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप, जो भी ऑल्टरनेटिव पोजीशन होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। अब ये दोनों बच गई तो ये एक दूसरे के विपरीत आएंगी, मतलब अपोजिट आएंगी। तो अब हमसे पूछा गया था एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, एट द रेट के अपोजिट हमारा आएगा ट्रायंगल। हैशटैग के अपोजिट क्या है, डॉलर। और परसेंटेज तो पूछा, ट्रायंगल पूछा था हमसे, ट्रायंगल के अपोजिट आया हमारा एट द रेट। ये एक डिफरेंट तरीका है सॉल्व करने का ओपन डाइस को। अब हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे ये है। ये ए बी और ये, ठीक है। तो अब इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर तो नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, पेयर इज करेक्ट। तो हमें दे रखा था A opposite to B, hashtag opposite to P, opposite to B एट द रेट अपोजिट टू ए। तो इस क्वेश्चन में अब हमें पता है, जब भी हम इसकी बात करते हैं इसमें हम एक ट्रिक्स चाहिए। पहले तो हमें देखना है, हमें अब ये
वर्टिकल फॉर्म में तो नहीं मूव कर सकते। अब लेफ़्ट टू राइट में मूव करेंगे हम इसमें, लेफ़्ट टू राइट में तो जो पोजीशन ऑल्टरनेट पोजीशन अपोजिट होंगी, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। अब बचा ये जो ए है ना, ये बी के अपोजिट होगा, इसे हम बोलते हैं जी मेथड, जी मेथड। तो इसके हिसाब से हमारा ए जो है बी के अपोजिट, ठीक है। हैश हमारा डेल्टा गलत, डेल्टा हमारा बी गलत, एट द रेट ए गलत, तो ये हमारा ये। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, एक तो हमारा हम वर्टिकल फॉर्म में ऊपर से टॉप टू बॉटम चलेंगे और दूसरा लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। टॉप टू बॉटम में ऑल्टरनेटिव पोजीशन जो होंगी हमारी हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। और जब हमारा ये सॉल्व ना हो तो एक जी मेथड होता है जो हमने अप्लाई किया है, जहाँ कभी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे जी मेथड अप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे आगे न्यू सीरीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।